ब्रिटिश की जो नीति थी भारत में औद्योगिकरण को लेके, तो उसका प्रभाव ये है कि भारत जो था एक तरह से तैयार वस्तुओं का बाजार बन गया था और यहाँ से बस कच्चे माल निर्यात किया करता था। तो इसकी वजह से भारत में औद्योगिकरण नहीं हुआ तो भारत में बेरोजगारी बढ़ी। तो किसानों को लगा कि नहीं यार, ये हमारी भूमि है, हमने इसको आबाद किया है, तो अब जमींदार कैसे आके इस पर बुरा वसूल कर सकता है। तो जमींदारी प्रथा की वजह से क्या हुआ कि किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ, क्योंकि देखा जाता था कि जो भी प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी, न्यायिक व्यवस्था जो भी हुआ करती थी, उसमें जनजाति और किसानों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो वो चाहते थे कि हमें भी बराबर तरीके से न्याय मिले भारत। और जयदेव के नेतृत्व में आंदोलन शुरू होता है और वो अंग्रेजों को बाहर फेंकने की बात करते हैं कि हम अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकेंगे सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से। राष्ट्रीय आंदोलन जो भारत का हुआ है अंग्रेजों के खिलाफ, उसके हर चरण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उन्होंने बढ़ चढ़कर भागीदारी करी है। तो हम आगे के राष्ट्रीय आंदोलन में देखते हैं, वो लाला लाजपत राय हो गए, तिलक हो गए, बंगाल के जो नेता हो गए, वो सारे मिलके ही ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करते हैं या आंदोलन करते हैं कि हमें समन्वित रूप से आंदोलन को चलाना पड़ेगा आगे जाके। नमस्कार दर्शकों, विजन संवाद के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है अंग्रेजों के खिलाफ किसान और जनजातीय आंदोलन। जैसा कि आपको पता होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीय उपमहाद्वीप में शुरुआती विरोध जनजातीय और किसान समूह ने किया। उनका मुख्य कारण था ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीयों पर किया गया शोषण, अत्यधिक कर। विशेषकर आदिवासी और किसान समुदायों ने अपनी पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए यह संघर्ष किया और इसी ने भारतीय समुदाय को एकजुट किया। इसी पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं विजन आईएएस की एक्सपर्ट फैकल्टी जितेंद्र सर। सर, आपका संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, मैं संवाद की शुरुआत करूं उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये जो किसान और जनजातीय आंदोलन का प्रारंभ हुआ, इनके मुख्य कारण क्या थे? जी मैम, अगर हम बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जनजातीय और किसान आंदोलन हुए, तो उसका मूल अगर देखा जाए तो जो मूल था वो था ब्रिटिश की साम्राज्यवादी नीतियाँ और आर्थिक शोषण। अगर इनकी बात करें, जो ब्रिटिश ने भारत में जब साम्राज्य की स्थापना करी, तो जो भी नीतियाँ वो लेके आए भारत में साम्राज्य स्थापना के लिए, उसने भारतीय समाज के जो प्रत्येक वर्ग है उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया और इसी पृष्ठभूमि में किसान और जनजातीय आंदोलन हुए। अगर हम कारणों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनजातीय आंदोलन की कि वो क्यों हुए। तो जनजातीय आंदोलन को अगर देखा जाए तो उसके जो कारण थे वो थे एक तो आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण और सामाजिक सांस्कृतिक कारण। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्थिक कारणों की। तो आर्थिक कारणों में जनजातीय आंदोलन के लिए क्या था कि जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई भारत में, तो ब्रिटिश ने बहुत सारी भू राजस्व नीतियाँ लागू करी और जनजातियों को भी करों के दायरे में लेके आ गए। जनजाति जो समाज था वो अब तक एक स्वायत्त रूप से अपना जीवन जी रहा था और ब्रिटिश शासन ने उनके ऊपर भी भू राजस्व पद्धति लागू कर दी और अत्यधिक भू राजस्व की दरें हुआ करती थी। तो इसकी वजह से जो जनजाति लोग थे उनका शोषण हुआ एक तरह से और उनमें असंतोष था। अगला अगर हम लोग बात करें तो जल, जमीन, जंगल, जिसके ऊपर इनका पारंपरिक अधिकार था जनजातियों का, उस पे आके ब्रिटिश ने अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। तो जो भूमि अधिग्रहण किया गया जंगलों में, उसकी वजह से भी जनजाति जो लोग थे उसमें उनमें असंतोष था ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। ये तो हुए आर्थिक कारण। अब हम लोग अगर प्रशासनिक कारणों की बात करें तो प्रशासनिक कारणों में ये था कि जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो रही है तो उन्होंने बहुत सारी प्रशासनिक नीतियाँ, कानून, पुलिस व्यवस्था, सैन्य छावनी, इन सब का निर्माण किया। तो जब इन सब का निर्माण हो रहा था तो वो जनजातीय क्षेत्रों में भी उनका विस्तार हो रहा था धीरे धीरे करके। तो जनजाति लोग जो अब तक अपनी एक स्वतंत्र जीवन शैली जी रहे थे, तो जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य की इन प्रशासनिक व्यवस्था का उनके क्षेत्र में विस्तार हुआ तो उनको लगा कि ये हमारी जो पारंपरिक जीवन पद्धति है उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश का हस्तक्षेप है। तो जनजाति लोगों में असंतोष एक तरह से उभर के आया। ये प्रशासनिक कारण था। अब हम लोग अगर बात करें सामाजिक और सांस्कृतिक कारण इसके पीछे क्या थे, तो ब्रिटिश साम्राज्य की जैसे ही स्थापना हुई तो उन्होंने भारत में सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार करना प्रारंभ किया। इसके लिए ब्रिटिश ने क्या किया कि जनजाति लोगों को असभ्य कहा, बर्बर कहा और वहाँ पे ईसाई मिशनरी जो थे उनको धार्मिक प्रचार की छूट दी गई और जनजातियों को धर्मांतरण किया गया जबरन तरीके से। तो जनजातियों को जब लगा कि हमारे धर्म और संस्कृति में हस्तक्षेप हो रहा है तो वो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक तरह से उठ खड़े हुए। जनजाति लोगों की एक पारंपरिक संस्कृति होती है। अगर मैं दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक कारण की बात करूं
तो जनजाति लोगों की एक पारंपरिक संस्कृति होती है, उनकी अपनी संस्कृति होती है, समाज होता है, उनके रीति रिवाज होते हैं। तो ब्रिटिश ने क्या हुआ कि वहाँ पे एक बलि प्रथा चला करती थी जो जनजाति लोगों में, उसको कानून के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास किया। तो जनजाति लोगों को लगा कि नहीं, ये हमारे सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक मामले हैं, उसमें ब्रिटिश कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं, ये तो विदेशी लोग हैं। तो इन सब कारणों को लेकर जनजाति समाज में एक असंतोष था और वो भिन्न भिन्न समय पे अलग अलग एरिया में जनजातीय आंदोलन के रूप में भारत में देखा गया। अब हम लोग बात करते हैं किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन क्यों हुए भारत में। अगर मैं किसान आंदोलन की बात करूं तो किसान आंदोलन के मूल में मुख्यतः था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था कि जैसे ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती है तो उस टाइम देखा जाता है कि भू राजस्व जो था वो आय का एक प्रमुख साधन था। कुछ ऐसा माना जाता है कि लगभग 50% से ऊपर उस टाइम पे आय का प्रमुख स्रोत जो भू राजस्व हुआ करता था। तो इसको लेके ब्रिटिश ने बहुत सारी पद्धतियां अपनाई अलग अलग भू राजस्व की। वो परमानेंट सेटलमेंट हो गया, रैयतवाड़ी हो गया, महालवाड़ी हो गया। इन सब पद्धतियों में एक बात निश्चित है कि भू राजस्व की जो दरें रहेंगी वो अधिकतम रहेगी। अब भू राजस्व की दरें अधिकतम रहेगी तो किसानों के पास फिर बचेगा बहुत कम। तो किसानों में क्या हुआ कि एक तरह से उनकी क्रय शक्ति कम हुई, ठीक है, और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होगी किसानों की। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ करता था ब्रिटिश साम्राज्य से पहले कि जो उपज हुआ करती थी उसका हिस्सा हुआ करता था भू राजस्व। परंतु अब ब्रिटिश ने आके फिक्स कर दिया कि आपकी उपज हो या ना हो हमें उससे मतलब नहीं है, आपको इतना भू राजस्व देना ही पड़ेगा ब्रिटिश को, ठीक है। तो एक कारण ये हुआ। अब इसी से एक जुड़ता हुआ एक कारण है कि जब किसान के पास पैसे नहीं है, उसको अगले साल के लिए फसल उपजानी है, तो वो साहूकारों के पास गया, महाजनों के पास गया और उसने वहाँ से ऋण लिया, फसल उपजाई और फिर वहाँ पे उसको बेच के भू राजस्व चुकाया। अब उसके पास इतने पैसे नहीं बचते थे कि वो वापस से वो जो ऋण लिया उसने साहूकारों से उसको वापस दे पाए। तो इसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ कि जो किसान थे वो एक तरह से ऋण जाल में फंसते गए, ठीक है। तो एक कारण ये वहाँ से आ गया आर्थिक में। अब क्या था कि जो जमींदारी प्रथा जो ब्रिटिश ने लागू करी भारत के किसानों के ऊपर, तो जमींदारों के द्वारा भारतीय किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण किया गया। तो इस शोषण के खिलाफ उनके पास अपील करने का भी कोई जरिया नहीं था, क्योंकि जो ब्रिटिश ने प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था उस टाइम पे भारत में खड़ी करी वो भी भारतीय किसानों के पक्ष में नहीं थी, वो भी ब्रिटिश के पक्ष में ही थी या जमींदारों के पक्ष में ही थी। तो इन कारणों को लेकर भारतीय किसानों में एक तरह से असंतोष था और फिर उसकी परिणति जो है वो भिन्न भिन्न किसान आंदोलन की देखी जाती है भारत के भिन्न भिन्न एरियाज में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। तो हम मान सकते हैं कि अगर उसके कारण देखें तो आर्थिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे, सांस्कृतिक कारण भी थे जनजाति और किसान आंदोलनों के। तो सर, जैसा अभी हमने कारण जाने भिन्न भिन्न, अब भारत में जो विभिन्न किसान और जनजातीय आंदोलन हुए हैं उनके बारे में जरा विस्तार से बताइए। तो अभी जैसे हमने देखा कि भारत में जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो रही है, उनकी विभिन्न नीतियों के कारण भारत के समाज के हर वर्ग परेशान है और उसी वजह से जनजातीय और किसान आंदोलन भिन्न भिन्न एरियाज में देखे जा रहे हैं। अब हम कुछ प्रमुख आंदोलन की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं जनजातीय आंदोलन की जो प्रमुख हुए उस एरिया में। तो जनजातीय आंदोलन में एक प्रमुख आंदोलन आता है संथाल विद्रोह, ठीक है। संथाल विद्रोह जो होता है वो लगभग 1855 के आसपास के होता है। संथाल विद्रोह जो होता है वो राजमहल और भागलपुर का जो एरिया है उसके आसपास होता है। और इस संथाल विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो क्या था कि भू संपत्ति जो अधिकार है उसके लिए। क्योंकि होता क्या है इसमें कि जो संथाल थे, मतलब संथाल एक जनजाति है, संथालों ने वहाँ पे क्या किया कि जंगल को साफ किया, अपने लिए कृषि भूमि बनाई और जैसे ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती है तो ब्रिटिश ने जमींदारों को उनके ऊपर थोप दिया कि अब आप यहाँ से राजस्व कलेक्ट करेंगे। तो किसानों को लगा कि नहीं यार, ये हमारी भूमि है, हमने इसको आबाद किया है, तो अब जमींदार कैसे आके इस पर बुरा वसूल कर सकता है। इसी को लेके ये आंदोलन शुरू हुआ। वैसे तो इस आंदोलन को ब्रिटिश ने दबा दिया आगे जाके, परंतु ब्रिटिश ने उस संथाल एरिया में कुछ रियायतें भी दी, जैसे कि एक संथाल परगना था उसका गठन किया गया। तो एक ये संथाल विद्रोह के बारे में बात हो गई। अगला अगर हम लोग बात करें तो एक बड़ा आंदोलन जो होता है जनजातीय आंदोलन होता है मुंडा विद्रोह, जिसको महान हलचल भी बोला जाता है। ये जो भारत का छोटा नागपुर का क्षेत्र है उसके आसपास के एरिया में होता है और इसके प्रमुख कारण वही थे जो हमने जनजाति आंदोलन के अभी कारण बात करें कि उनके आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप, सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप, ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों की तरह उनके जो शोषण किया जा रहा था। तो उसके तहत जो है संथाल विद्रोह हुआ और इसके जो प्रमुख नेता की अगर मैं बात करूं तो बिरसा मुंडा थे, जिनको अभी झारखंड में बिरसा भगवान के नाम से भी जाना जाता है ना। तो उन्होंने, बिरसा मुंडा ने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और वहाँ पे एक संगठित विद्रोह खड़ा किया ब्रिटिश के खिलाफ जो था। एक और अगर प्रमुख जनजाति आंदोलन की बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत में होता है जिसको बोला जाता है नागा विद्रोह। नागा विद्रोह जो था वो सेम भू संपत्ति अधिकार और जो वहाँ पे भू राजस्व की करें जो दरें बढ़ाई गई थी
उसको लेके शुरू होता है। और इसके जो प्रमुख नेता होते हैं वो जेदोनांग होते हैं, और जेदोनांग के नेतृत्व में आंदोलन शुरू होता है, और वो अंग्रेजों को बाहर फेंकने की बात करते हैं कि हम अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकेंगे सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से। खैर जेदोनांग को तो धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार दबा देती है। फिर एक रानी गेडेलियो आती है जो उस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करती है और अहिंसक तरीके से आंदोलन को शुरू करती है। गांधी जी से वो काफ़ी प्रभावित रहती है। तो ये 3 प्रमुख जनजातीय आंदोलन जो थे भारत में देखे, और भी बहुत सारे एरिया में हो रहे, परंतु ये 3 प्रमुख थे। अब हम लोग अगर किसान आंदोलन की बात करें तो एक प्रमुख किसान आंदोलन देखने को मिलता है नील विद्रोह, ठीक है, जो कि 1859 और 60 के अराउंड भारत में हो रहा होता है। और नील विद्रोह जो होता है वो बंगाल जो एरिया था भारत का उसमें होता है। और इसके प्रमुख नेता की अगर मैं बात करूं तो दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, ये जो प्रमुख नेता होते हैं ये इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करते हैं। और ये सेम जो किसान आंदोलन की जो समस्या थी, मतलब किसानों की जो समस्या थी कि उनके जो ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों के तहत जो उनका शोषण किया जा रहा था, उसको लेके विद्रोह शुरू होता है ये, ठीक है, नील विद्रोह। तो ये बंगाल के आसपास के एरिया में हो गया। एक और प्रमुख आंदोलन अगर मैं देखूं तो उसमें देखते हैं हमें पाबना विद्रोह एक होता है, ये भी बंगाल के आसपास के एरिया में होता है। पाबना विद्रोह की एक प्रमुख बात जो देखी जाती है वो होती है कि जो किसान जो आंदोलन कर रहे होते हैं वो ब्रिटिश जो महारानी होती है उसका फोटो लेके मतलब वो आंदोलन करते हैं। उसमें ये बोलते हैं कि हमें ब्रिटिश महारानी जो उनकी रैयत होना है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो उस टाइम पे किसान थे, जो 19वीं शताब्दी के आसपास जो आंदोलन हो रहे थे किसान आंदोलन, उसमें उन्हें ब्रिटिश शोषण की अच्छी तरह से पहचान नहीं थी। वो ये बोल रहे कि हमें ब्रिटिश महारानी की रैयत होना है, और वो जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। परंतु जमींदार भी तो पपेट ब्रिटिश का ही है। तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि हाँ, किसानों का दृष्टिकोण यहाँ पे थोड़ा उस तरह से व्यापक नहीं हुआ था, ठीक है, पाबना विद्रोह में। एक और प्रमुख आंदोलन जो आगे जाके देखने को मिलता है वो होता है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो होता है वो मालाबार जो एरिया है, केरल के आसपास का मालाबार तट, वहाँ पे होता है। इस विद्रोह की एक प्रमुख खास बात यह रहती है कि ये विद्रोह का कारण तो आर्थिक ही था, परंतु कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा सांप्रदायिक रूप दे दिया जाता है आगे चल के, ठीक है। आगे जो आंदोलन और जो मुझे याद आते हैं वो थे, एक गांधी जी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण आंदोलन होता है वो चंपारण सत्याग्रह जो होता है 1917 के आसपास। तो चंपारण जो एरिया होता है बिहार में, वहाँ पे 3 कठिया पद्धति एक चल रही होती है, उसके खिलाफ किसान विद्रोह करते हैं, मतलब आंदोलन कर रहे होते हैं। 3 कठिया पद्धति ये होती है कि किसानों को अपनी जो ज़मीन होगी उसके 3 कट्टे पे लगभग नील की खेती करनी पड़ेगी। और उस टाइम पे भारत में या फिर वैश्विक स्तर पर एक्चुअली नील की खेती उतनी लाभदायक नहीं रह गई थी, फिर भी किसानों से ज़बरदस्ती कराई जा रही थी। तो इस पद्धति के खिलाफ किसान विरोध कर रहे थे। तो गांधी जी फिर उस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करते हैं और किसानों को फिर कुछ बाद में राहत भी मिलती है चंपारण सत्याग्रह के तहत। आगे अगर और कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन में देखूँ तो एक खेड़ा सत्याग्रह होता है जो कि गुजरात के आसपास के क्षेत्र में होता है, ये 1918 के आसपास होता है। खेड़ा सत्याग्रह में क्या था, जो गुजरात और आसपास जो क्षेत्र था यहाँ पे रैयतवाड़ी पद्धति जो थी वो प्रचलित थी, भू राजस्व की। और रैयतवाड़ी पद्धति में ब्रिटिश ने एक प्रावधान किया था कि अगर आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी तो हम आपको भू राजस्व में कुछ रियायत प्रदान करेंगे। सांकेतिक था वो, ऐसा ब्रिटिश नहीं कर रहे थे। और इस आंदोलन में भी यही था कि किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से, और ब्रिटिश उन्हें वो रियायत देने के लिए तैयार नहीं थे। तो किसान विद्रोह कर रहे थे और गांधी जी फिर जाते हैं और इस आंदोलन को भी नेतृत्व प्रदान करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख जो थे जनजातीय और किसान आंदोलन उस टाइम पे भारत में देखे जाते हैं। और भी बहुत सारे थे, परंतु प्रमुख देखे जाए तो कुछ आंदोलन ये थे भारत। तो सर, जैसे अभी हमने अलग अलग आंदोलनों के बारे में जानकारी प्राप्त करी, तो मेरा सवाल अब ये है कि क्या जमींदारी व्यवस्था और सामंती प्रथा जो थी उसने आदिवासी और किसान आंदोलनों को और अधिक प्रभावित किया? अगर हम बात करें तो जमींदारी व्यवस्था और सामंती व्यवस्था थी, न केवल उसके प्रभाव की वजह से भारत में किसान आंदोलन शुरू हुए, बल्कि गहराए भी और बढ़ते भी गए आगे धीरे धीरे करके। पहले इन प्रथाओं के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में ये थी क्या, है ना। तो जमींदारी प्रथा की अगर हम बात करें तो जमींदारी प्रथा जो परमानेंट सेटलमेंट जो लागू किया गया था बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में, उसी को जमींदारी प्रथा भी बोलते हैं। और ये 1793 में कॉर्नवालिस जो भारत में गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। अब जमींदारी प्रथा का एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि जो जमीन है उसका मालिक कौन होगा, जमींदार। मतलब इतने टाइम से जो किसान है उसकी ज़मीन थी, वो खेती कर रहा था वहाँ से, और बुराई से थी कि वहाँ के जो भी लोकल शासक थे उनको उस टाइम दे रहा था। ब्रिटिश ने आके एकदम से इतना परिवर्तन करने का प्रयास किया कि अब ज़मीन आपकी नहीं है, उसका मालिक तो जमींदार है, बस आप रैयत हो, बस आप वहाँ पे खेती करो, बुराई से दो हमें, और कुछ बचता है आपके लिए तो वो ले जाओ, ठीक है। तो जमींदारी प्रथा की वजह से क्या हुआ कि किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। ग्रामीण भारत जो है उसमें एक तो असमानता बढ़ी, ठीक है। भू राजस्व अत्यधिक होने के कारण जो किसानों की क्रय शक्ति कम हुई। क्रय शक्ति कम होने का एक प्रभाव एक देखा जाता है कि जब भारत में अकाल पड़े तो किसान इवन भोजन खरीद के, खाद्यान्न खरीद के नहीं खा पाए।
तो अकाल का जो प्रभाव था वो भारतीयों पर ज़्यादा देखा गया। और ज़मींदारी प्रथा के अगर प्रभाव की बात करें तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि किसान जो थे वो साहूकारों के चंगुल में फंसते गए, ऋण जाल में फंसते गए धीरे धीरे करके। तो ज़मींदारी प्रथा की वजह से भारत के जो किसान थे वो कहीं न कहीं असंतोष में थे और उनकी वजह से जो ये किसान आंदोलन है शुरू हो रहे थे। उसके और भी कारण हैं, है ना? जैसे कि और कारणों की 1-2 कारण की और मैं बात करता हूँ कि क्यों कारण थे। एक जैसे कि ब्रिटिश ने भारत में क्या किया कि नकदी फसलों की खेती शुरू करी, जिसको बोलते हैं कमर्शियलाइज़ेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि खाद्यान्न का उत्पादन धीरे-धीरे कम हो जाता है। अब खाद्यान्न का उत्पादन अगर कम हो रहा है, तो क्या होगा कि अकाल जब आएगा, तो खाद्यान्न नहीं खा पाएँगे, नकदी फसलों को तो नहीं खा सकते, आप कपास को तो नहीं खा सकते हो, है ना? तो उसका प्रभाव देखा गया। ब्रिटिश की जो नीति थी भारत में औद्योगिकरण को लेके, तो उसका प्रभाव ये है कि भारत जो था एक तरह से तैयार वस्तुओं का बाज़ार बन गया था और यहाँ से बस कच्चे माल निर्यात किया करता था। तो इसकी वजह से भारत में औद्योगिकरण नहीं हुआ तो भारत में बेरोज़गारी बढ़ी तो वो लोग कहाँ जाएँगे? फिर किसान खेती करने जाएँगे और खेती तो ऑलरेडी दबाव में है आपकी, तो उस पे और भार बढ़ा। तो जमींदारी प्रथा का पीछे एक कारण था कि इसकी वजह से किसान आंदोलन हो रहे हैं वहाँ पे। ये 2 और कारण तो मैंने आपको बताया कि हाँ, इसकी वजह से भी कहीं न कहीं किसानों में असंतोष था। अब मैं एक बात करूँ सामंती प्रथा की कि वो कैसे प्रभावित कर रही है। सामंती प्रथा क्या होती है कि एक होता है विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और एक वर्ग ऐसा होता है जिसके पास विशेषाधिकार नहीं है। तो अब विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग कौन होगा? ज़मींदार, व्यापारी, ब्रिटिश अधिकारी ये सारे होंगे। इनके पास पैसे भी होंगे, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से इनकी स्थिति उच्च होगी। किसान जो है, जो मेहनत कर रहा है, ना तो उसकी सामाजिक स्थिति उच्च है, ना उसकी आर्थिक स्थिति उच्च है। तो इसकी वजह से कहीं न कहीं जो ग्रामीण भारत था, उसमें असंतोष था। जनजातियों में हो गया या फिर आपके किसानों में हो गया। यार एक वर्ग ऐसा है जिसके पास सारे अधिकार है, हमारे पास कुछ अधिकार नहीं है। तो कहीं न कहीं ये जो व्यवस्था है ये असमानता को बढ़ावा दे रही थी और जो जो निचले वर्ग थे, जनजाति या किसान जो लोग थे, वो उनके मूलभूत अधिकार थे, उनसे भी वंचित थे। तो जमींदारी व्यवस्था और सामंती प्रथा दोनों कहीं न कहीं भारत में जो किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन उसमें एक ट्रिगर का काम कर रही है ना? तो हम देख रहे हैं कि जो जमींदारी प्रथा हो गई और जो सामंती प्रथा हो गई, इससे कहीं न कहीं जो भारत की जो आम जनता है, किसान हो गया, भारत की आम जनता किसान जो जनजातियाँ ही थी, है ना? तो जो आम जनता उनका शोषण हो रहा है, असमानता को बढ़ावा मिल रहा है, उनको मूलभूत अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तो इन सब को लेके भारत में जनजाति और किसानों ने अलग-अलग क्षेत्रों में भारत में विद्रोह करना शुरू किया, क्योंकि इस असंतोष की परिणति यही होगी। क्योंकि सहन करने की एक क्षमता होती है किसानों और जनजातियों की भी, तो धीरे-धीरे फिर वो विद्रोह के रूप में आगे देखने को मिला। तो जिस इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जो सामंती व्यवस्था और जमींदारी प्रथा थी, उसने कहीं न कहीं किसान आंदोलनों को बढ़ाया ही भारत में आके। सर, जैसे अभी हमने जनजातीय और सामंती व्यवस्था के बारे में जाना, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये जो किसान और जनजातीय आंदोलन हुए थे, इनमें कौन से मुख्य मुद्दे उठाए गए थे? अगर जैसे हम बात करें कि जो जनजातीय और किसान आंदोलन हुए, तो उनमें मुद्दों की अगर बात की जाए तो उन्होंने आर्थिक मुद्दे भी उठाए, राजनीतिक मुद्दे भी उठाए, सामाजिक मुद्दे भी उठाए। और इन मुद्दों को मैं चाहूँगा कि जो कारण थे उन्हीं से रिलेट किया जाए, क्योंकि जिन जिन कारणों की वजह से जनजाति और किसानों में असंतोष है, वो वही मुद्दे लेके ब्रिटिश सरकार या जमींदारों के पास जाएंगे कि हमें इनका समाधान चाहिए। तो पहला मुद्दा जो किसानों और जनजातियों का प्रमुख था वो ये था कि हमें हमारे भू संपत्ति अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जमींदारी प्रथा में क्या किया गया था कि किसानों को भू संपत्ति अधिकार से वंचित कर दिया गया था। तो किसान और जनजाति मांग कर रहे थे कि हमें हमारे भूमि अधिकार वापस चाहिए, मतलब हमारी जो भूमि है उसमें मालिकाना हक हमारा ही होना चाहिए। एक मुद्दा ये हो गया। तो अगर दूसरे मुद्दे की बात करी जाए तो वो ये था कि ब्रिटिश ने जो भी भारत में भू राजस्व नीतियाँ लागू करी, उनमें भू राजस्व की जो दर थी वो अधिकतम थी और इसकी वजह से भारत में जनजाति और किसान परेशान थे। तो जो भी आंदोलन हो रहे हैं इसमें ये मांग रह गए कि हमारी भू राजस्व की दरें जो है वो कम की जाए, ठीक है। अगला अगर हमें बात करूँ तो जनजातियों से रिलेटेड ये मामला है कि उनको जो वनों पे उनका अधिकार था, परंपरागत अधिकार से जो जमीन और जंगल पे जो अधिकार था उनका, उनसे उनको वंचित कर दिया गया था। तो वो ये चाहते थे कि हमें जो वनों पे हमारा अधिकार है वो वापस प्राप्त हो। अगला जैसे हम लोग बात करते हैं तो चौथा ये होगा कि जो सामंती व्यवस्था के तहत जनजाति और किसानों का शोषण हो रहा था, तो वो चाह रहे थे कि कहीं न कहीं सामंती व्यवस्था है, इसमें थोड़ी लचीलापन आए या इसका खात्मा किया जाए। अगला अगर मैं बात करूँ तो ब्रिटिश की जो नीतियाँ थी, वो भी जनजाति और किसान आंदोलनों के लिए ज़िम्मेदार थी। तो उस शोषण के खिलाफ भी मांग कर रहे थे कि हमारा जो शोषण किया जा रहा है ब्रिटिश की नीतियों के तहत, इसको समाप्त किया जाए, ठीक है। एक इससे मुद्दा समाज से भी रिलेटेड है कि जब जनजाति और किसान आंदोलन हो रहे थे, तो कहीं न कहीं वो समानता और न्याय की भी बात कर रहे थे कि हमें जो बाकी जैसे वर्ग है भारत का,
उसके तहत हमें उसके समान हमें समानता चाहिए और उसके न्याय जो होता है वो भी हमें बराबर मिलना चाहिए। क्योंकि देखा जाता था कि जो भी प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी, न्यायिक व्यवस्था जो भी हुआ करती थी, उसमें जनजाति और किसानों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो वो चाहते थे कि हमें भी बराबर तरीके से न्याय मिले भारत में। तो ये कुछ प्रमुख मुद्दे थे जो जनजातियों और किसान आंदोलनों के बीच में देखे गए भारत में। तो सर, जैसे अभी हमने मुद्दे जाने कि क्या क्या मुद्दे थे उन आंदोलनों के, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि इन आंदोलनों के विफल होने के मुख्य कारण क्या थे? क्या ब्रिटिश रणनीतियाँ ही कारण थे या कुछ और थे? अगर जैसे किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन की बात करें, तो ब्रिटिश सैन्य रणनीतियाँ तो जिम्मेदार थी ही इनके असफल होने के लिए। इस ये जो आंदोलन हो रहे थे, उनकी भी कुछ आंतरिक कमजोरियाँ थीं, जिसकी वजह से ये आंदोलन विफल हुए। तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि ब्रिटिश रणनीतियाँ क्या थी, जो जिसकी वजह से आंदोलन विफल हो रहा था। तो जो रणनीतियों की अगर मैं बात करूँगा, तो ब्रिटिश ने जो भी ये आंदोलन हो रहे थे, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के थोड़े-थोड़े अलग आंदोलन होते हैं। हम मुख्यतः जो बात करते हैं वो 19वीं शताब्दी में जो किसान और जनजातीय आंदोलन था उसकी बात करते हैं। तो ये जो जितने भी आंदोलन हुए मूलतः हिंसक रूप में हुए थे। ठीक है? तो अगर हिंसक रूप से हो रहे हैं, तो ब्रिटिश के पास बेहतर हथियार है, बेहतर सैनिक है, तो उनको दबाने में कोई खास परेशानी हुई नहीं और ब्रिटिश ने काफ़ी दमनात्मक कार्रवाई करके इन आंदोलनों को दबा दिया। तो ये तो एक ब्रिटिश की साइड से हो गया। अब हम लोग बात करें कि जो भी ये आंदोलन हो रहे थे उस टाइम पे भारत में, तो इनकी भी कुछ आंतरिक कमजोरियाँ थी। उसकी वजह से आंदोलन विफल हुए। तो अगर मैं आंदोलन की बात करूँ, तो पहला आंदोलन की कमजोरी तो यही हो गई कि आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग टाइम पे हो रहे हैं। अब संथाल विद्रोह अलग टाइम पे हो रहा है, पाबना विद्रोह अलग टाइम पे हो रहा है, नील आंदोलन अलग टाइम पे हो रहा है, मुंडा विद्रोह अलग टाइम पे हो रहा है। तो ब्रिटिश को इनको दबाने में कुछ खास मेहनत करनी नहीं पड़ी, क्योंकि एक स्थानीय मुद्दे को लेके ये आंदोलन शुरू होते हैं। उसी जनजाति या उसी किसान वर्ग की इसमें भागीदारी रहती है और ब्रिटिश वहाँ पे हमला करते हैं और आंदोलन को आसानी से दबाते। आंदोलन जो हो रहे थे, उनमें समन्वय नहीं था बहुत ज़्यादा, है ना? कि जो विभिन्न नेता थे वहाँ पे, उनके बीच में समन्वय हो। जैसे कि हम लोग बात करें कि जैसे आंदोलन जब अलग-अलग होते हैं, भारत के जब राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं आगे, तो एक क्षेत्र के नेता दूसरे क्षेत्र के नेता से समन्वय सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं देखा गया। एक स्थानीय मुद्दा है, मुंडा का विद्रोह जो हो रहा है उसका एक अलग कारण है, संथाल विद्रोह एक हो रहा है उसका अलग कारण है, मोपला विद्रोह का एक अलग कारण है और क्षेत्रीय स्तर पे ये आंदोलन चल रहे हैं। तो कोई सहयोग नहीं है एक तरह से। तो ब्रिटिश के खिलाफ ये बहुत प्रतिरोध नहीं कर पाए, लंबे समय तक टिक नहीं पाए। अगला हम लोग बात करें कि क्या कारण था, तो इस आंदोलन में जो हिंसक विद्रोह थे, तो जनजाति इन्होंने क्या उपयोग किया, तीर कमान और भालों का उपयोग किया। अब ब्रिटिश की जो सेना थी वो आधुनिक रूप से प्रशिक्षित थी, उनके पास बेहतर हथियार थे, तो उनको दबाने में कोई खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अगला अगर हम लोग बात करें, तो आंदोलन को जो बाहरी समर्थन मिलना चाहिए किसान और जनजातीय आंदोलन को, वो नहीं मिला। उस टाइम पे जो भारत का शिक्षित वर्ग था, वो कहीं न कहीं इस आंदोलन से दूर था। क्योंकि ये आंदोलन हिंसा का थोड़ा सहारा रहे थे, तो भारत के शिक्षित वर्ग को लगता कि नहीं, अगर मैंने आंदोलन का समर्थन किया तो कहीं न कहीं मुझे भी इस तरह की आइडियोलॉजी के साथ रिलेट किया जाएगा। तो भारत के जो और बाहरी समर्थन मिलना चाहिए था जनजातीय और किसान आंदोलन को उस टाइम पे, वो नहीं मिला। तो ना तो इनको सहयोग मिल पाए, ना इनके पास इतना वित्त था कि आंदोलन को लंबे समय तक ये लोग कैरी कर सकें। तो आंदोलन की कुछ ये आंतरिक कमजोरियाँ थी, इसकी वजह से भी आंदोलन का आगे जाके पतन हो गया। आंदोलन बहुत सफल तो नहीं रही, परंतु आगे का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उस पे इन्होंने काफ़ी गहरा प्रभाव छोड़ा और उसको प्रेरणा प्रदान करी एक तरह से। जी सर, जैसा अभी हमने जाना कि क्या-क्या विफलता रही कि जिन वजह से यह आंदोलन दीर्घकालिक रूप तक नहीं चल पाए। अब बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की भूमिका को आप किस रूप से देखते हैं, या क्या बता सकते हैं कि महिलाओं का इन आंदोलनों में योगदान कितना महत्वपूर्ण रहा? तो मैम, जैसे कि हम लोग बात करें कि राष्ट्रीय आंदोलन जो भारत का हुआ है अंग्रेजों के खिलाफ, उसके हर चरण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उन्होंने बढ़ चढ़कर भागीदारी करी है। तो किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन, इसमें भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महिलाओं ने यहाँ पे सशस्त्र रूप से सैनिक संघर्ष भी किया ब्रिटिश के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ विद्रोह भी किया। साथ साथ में उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को मोटिवेट भी किया कि आप भी जाइए आंदोलन में भागीदारी कीजिए। और उन्होंने कहीं न कहीं जो महिलाओं के खिलाफ या महिलाओं की जो समाज में स्थिति थी, उसको लेके भी आवाज़ उठाई है। अगर हम कुछ प्रमुख महिलाओं की बात करें, तो जो इस आंदोलन में भागीदारी करी जनजातीय और किसान आंदोलन में, तो एक होता है संताल विद्रोह, जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी। तो संताल विद्रोह में कुड़की देवी नामक एक महिला होती है, जो इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होती है। एक अगला जनजातीय विद्रोह होता है कोल विद्रोह, जिसको बोलता है, कोल जनजाति जिस विद्रोह को करती है। तो उसमें कुवान देवी नामक एक महिला रहती है, वो उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी करती है अपनी।
अभी थोड़ी देर पहले हमने एक आंदोलन की बात करी जो उत्तर पूर्वी भारत में होता है, नागा विद्रोह। नागा विद्रोह को जेदोनांग की मृत्यु के पश्चात जो नेतृत्व प्रदान करती है वो रानी गेडेल्यू प्रदान करती है, ठीक है। तो ये तो होगी जनजातीय आंदोलन के बारे में, महिलाओं के बारे में। अब किसान आंदोलन की बात करें तो उनमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी करी है अपनी। जैसे कि चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी के नेतृत्व में होता है, उसमें कस्तूरबा गांधी जो होती है उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साथ साथ में सरला देवी नामक एक महिला होती है जिन्होंने बहुत सारे किसान आंदोलन में अपनी बढ़ चढ़कर भागीदारी करी। तो हम देखते हैं कि ये कुछ प्रमुख महिलाएं, फिर भी जैसे हम देखते हैं कि नाम काफ़ी कम है। और इस नाम के पीछे जो देखा जाता है कि वो कहीं ना कहीं एक तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास लेकर रहा, जिसने कहीं ना कहीं जनजातीय और किसान आंदोलन को अपने इतिहास में जगह नहीं दी। और भारत का जो राष्ट्रवादी इतिहास लेकर रहा, उसमें ये देखा गया कि कहीं ना कहीं वो पुरुष प्रधान रहा, कुलीन राजा महाराजाओं इनके एंगल से लिखा गया, तो महिलाओं की भूमिका को बहुत ज़्यादा बताया नहीं गया है। तो हो सकता है कि भारत के जो जितने भी जनजातीय किसान आंदोलन या भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के और भी चरण रहे हैं, उसमें और भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी करी हो या पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के अंग्रेजों का विद्रोह किया हो या विरोध किया हो, परंतु उनकी भूमिका इतिहास में इतनी हमें देखने को नहीं मिलती। परंतु उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के हर चरण में, किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलनों में भी। तो सर, जैसा अभी हमने महिलाओं की भूमिका के बारे में जाना, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन की विफलता के बावजूद इनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा? हमने अभी तक जितने भी जनजातीय और किसान आंदोलन की बात करी, तो ये ठीक है कि वो उनके जो प्रारंभिक उद्देश्य थे उनको लेकर तो बहुत सफल नहीं हो पाए तत्कालिक रूप से, परंतु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक तरह से ये प्रारंभिक चरण था और इनके दीर्घकालिक प्रभाव रहे। भारत में राष्ट्रीय चेतना का आगे जाके विकास हुआ, ठीक है। तो हम लोग अगर एक एक करके बात करें कि इन्होंने किस तरह से भारत में दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ा, तो पहला यही था कि जो ब्रिटिश की जो नीतियाँ हैं उसके खिलाफ ये प्रारंभिक रूप में संघर्ष कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता को ये पता लग रहा है कि हमारा एक शत्रु है और उसके खिलाफ भारत में एक चेतना का विकास हो रहा है कि हमारा शोषण करने वाला कौन है, ब्रिटिश है। तो एक चेतना का विकास हो रहा है। धीरे धीरे यही चेतना जो होती है वो राष्ट्रीय चेतना में बदल रही होती है ना। तो जो स्थानीय स्तर पे जो आंदोलन हो रहे, जनजातीय हो गए, किसान आंदोलन हो गए, धीरे धीरे उनको लेके वो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब जो ये मुद्दे उठाए गए इन आंदोलनों के दौरान, अगर पहले मैं बात करूँ किसान आंदोलनों की, तो किसान आंदोलन में मुद्दा उठाया जा रहा है कि हमें भू संपत्ति अधिकार चाहिए, बोरियत की दरें आपको कम करनी है और साहूकारों के चंगुल से हमें फ्री करवाना है। तो यही मुद्दे लेके आगे के राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे उन्होंने काम किया। जैसे कि गांधी जी आते हैं अपने हर आंदोलन में, इधर वो असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, और एक जो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, उसमें हर बार ये मांग रखते हैं कि भू राजस्व की दरें कम होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं से इस आंदोलन का आगे के राष्ट्रीय आंदोलन के चरण में प्रभाव देखा जा रहा है, ठीक है। जनजाति जो आंदोलन थे वो जल जंगल और जंगल के लिए काम कर रहे थे कि हमें हमारी जो पारंपरिक संस्कृति है और जो हमारे पारंपरिक संसाधन हैं उसको लेके हमें सुरक्षित रहना है। तो आगे जब आंदोलन हो रहे हैं उसमें भी यही बात करी गई, ठीक है, कि जब जनजाति जो हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित रखना है। हम लोग जब बात करते हैं कि 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तो जनजातियों को आरक्षण भी दिया जाता है और उनके लिए अलग अलग कानून भी पारित किए जाते हैं। सेम जब भारत जब आज़ाद हो रहा होता है 1947 में, तो जो ये समस्या थी किसानों की, इसको लेके भूमि सुधार शुरू होते हैं भारत में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रभाव दीर्घकालिक रूप से जा रहा है। और आज भी हम लोग जब देखते हैं कि भारत में जो बहुत सारी नीतियाँ बनाई जाती है वो किसानों के लिए बनाई जाती है, जनजातियों के लिए बनाई जाती है, तो उसका इनिशियल कहाँ से आ रहा है, वहीं से आ रहा है, ब्रिटिश के वहीं से, ठीक है। तो ये इसका दीर्घकालिक प्रभाव एक देखा गया। दूसरा क्या हुआ कि ब्रिटिश के खिलाफ जो भी जनजातीय और किसान आंदोलन हुए 19वीं शताब्दी के आसपास, तो ये कहीं ना कहीं हिंसक रूप से थे। हिंसक रूप से थे तो ब्रिटिश ने इनको तुरंत दबा दिया। तो आगे के जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता आते हैं, गांधी जी आते हैं और जवाहरलाल नेहरू आते हैं, मोतीलाल नेहरू आते हैं, ये सारे नेता ये सोचते हैं कि यार हमें अगर ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करना है तो सैनिक विद्रोह के माध्यम से तो हम भारत को आज़ाद नहीं करा पाएंगे, क्योंकि सैनिक विद्रोह तो ये तुरंत कुचल देते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें विद्रोह के कुछ अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो ये आगे जाके देखते हैं हम जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और आगे के जितने भी आंदोलन में जो चरण होते हैं गांधी जी के नेतृत्व में जो भी होते हैं, वो अहिंसक माध्यम से चलाने का प्रयास किया जाता है कि उसको ब्रिटिश उनके पास ये अधिकार नहीं होगा उसको कुचल दें, क्योंकि जैसे ही आंदोलन में हिंसा होगी तो ब्रिटिश उसको सैन्य और पुलिस बल के माध्यम से कुचल देंगे। अगला जो इन आंदोलन जब हो रहे थे जनजातीय और किसान आंदोलन, तो एक कमी देखी गई कि हमारे बीच में समन्वय नहीं है। समन्वय नहीं है, तो इसकी आवश्यकता धीरे धीरे जब भारत का राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें आवश्यकता पड़ी कि नहीं, कहीं ना कहीं वो जो गलतियां पहले हुई थी वहाँ पे समन्वय नहीं था विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं के बीच में, तो हमें ये समन्वय बना के चलना पड़ेगा।
तो हम आगे के राष्ट्रीय आंदोलन में देखते हैं वो लाला लाजपत राय हो गए, तिलक हो गए, बंगाल के जो नेता हो गए, वो सारे मिलके ही ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करते हैं या आंदोलन करते हैं कि हमें समन्वित रूप से आंदोलन को चलाना पड़ेगा आगे जाके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उसको जनजाति और किसान आंदोलन जो प्रारंभ हुए, उन्होंने किस तरह से उसको प्रभावित किया या किस तरह से उसने प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया। सर, आपने हमारे सवालों का बहुत ही सरलता से जवाब दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो आज हमने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ जनजातीय और किसान आंदोलन के बारे में जाना, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जाना कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कितनी अहम भूमिका निभाई। ऐसे ही किन टॉपिक्स पर आप आगे के संवाद देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए विजन IAS।